हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शुभम पांडे। वेलकम टू एग्ज़ाम शिक्षा। और आज जो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो 8 जनवरी 2022 का फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम पेपर है तो उसका एनालिसिस हम लेकर आए हैं। जो हमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हमें मैनी ऑफ सोर्स से मिले हुए हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा बताए गए और इधर उधर से कलेक्ट करे हुए ये मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं जो हमें दोनों शिफ्ट के मिले हुए हैं। तो इनमें कुछ जो है वो इधर उधर भी हो सकता है, मतलब ये श्योरिटी तो नहीं है, बट मैक्सिमम जो है आपका 80 से 90% ये क्वेश्चन आपके श्योर हैं, क्योंकि अधिकतम जो है ये स्टूडेंट से पूछकर बनाया गया है। तो देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान के बारे में। तो सामान्य ज्ञान जो है एग्ज़ाम्स में, इसमें बिल्कुल ही थोड़ा सा इस टाइप से पूछा गया है जैसे कि एमपी से मैक्सिमम इन्होंने पूछा है। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? तो विवेक सागर जो है वो हॉकी से संबंधित है, ये हमें मालूम है। इसके बाद चित्रगुप्त मंदिर कहाँ पर स्थित है? चित्रगुप्त मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो में स्थित है। तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। अच्छा, एक बात नोटिस करी है मैंने कि इन्होंने मंदिर जो है वो मंदिर और पुरातात्विक जो धरोहर हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्होंने पूछे हुए हैं। तो ये आपको कंप्लीट करना है, मंदिर आपको कंप्लीट करना है, स्पोर्ट्स पर्सन के नेम भी कंप्लीट करने हैं। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब की गई? तो ये 1962 में की गई, 1962 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है, ये हमें याद होना चाहिए, क्योंकि जलप्रपात जो है एमपी में कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब मिनिमम ही है, तो हमें जितने भी हैं वो सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा, बरमान का मेला कहाँ लगता है? तो ये बरमान जो जगह है ये नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में है और नरसिंहपुर के गाड़रवारा में है। तो ये इससे आपको याद रखना है कि बरमान का मेला जो है वो नरसिंहपुर के गाड़रवारा में लगता है। तो इससे ये एक बात और क्लियर होती है। देखिए, आपकी जो प्रिपरेशन करने का तरीका होता है वो क्या होना चाहिए, आपको देखना है कि एग्ज़ाम्स में जो है मेले से क्वेश्चन आ रहे हैं, मंदिर पूछे जा रहे हैं और पुरातात्विक धरोहर पूछी जा रही हैं। तो इनमें से आपका जो सेक्शन है वो कौन सा कंप्लीट नहीं। जैसे मंदिर आपको याद है तो एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। खनिज निगम जैसे इनने पूछा है तो ये भी आपको याद है। कुछ जो मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो आपको याद है, नहीं है तो रिवीजन कर लीजिए। जलप्रपात पूछा है, आपको बाकी सारे जलप्रपात याद हैं, नहीं है तो याद कर लीजिए। जैसे मेला भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो मेले भी आपको सारे याद कर लेने हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क जो है वो है पन्ना, आपको याद रखना है। और प्रथम टाइगर रिजर्व भी हमारा जो है वो पन्ना ही है। गोटमार का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो गोटमार का मेला जो है वो छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश में उर्दू एकेडमी कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है, ये आपको याद रखना है, मतलब याद कर लेना है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है? तो लोक नृत्य आपको सभी याद कर लेने हैं, जितने भी जो आपके सिलेबस में हैं वो आपको सारे याद कर लेने हैं। महाराष्ट्र का वैसे लोक नृत्य जो है वो लावनी है, हम सभी जानते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? देखिए, मैंने बताया था आपको, गुफाएं, पुरातात्विक, ये सारी चीज़ों से क्वेश्चंस ये ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो आपको ये सेक्शन जो है ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है। मोती महल कहाँ पर है? मोती महल जो है वो ग्वालियर में स्थित है। जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है? ये अशोकनगर में लगता है। देखिए, फिर से मेला आ गया। मेला, महल, मंदिर, गुफाएँ, ये आपको सारे याद कर लेने हैं। मराठी एकेडमी, अभी उर्दू एकेडमी पूछा था जो भोपाल में है, और मराठी एकेडमी भी भोपाल में ही है। तो यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एकेडमियाँ और आपको मेले, महल, गुफाएं, ये सारी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड जो भी जो सिलेबस में है आपको याद कर लेना है। लीला जोशी मध्य प्रदेश में कहाँ निवास करती हैं? तो ये लीला जोशी का जो निवास स्थल है वो है रतलाम। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि लीला जोशी जो हैं वो किस विषय वस्तु से संबंधित हैं। तो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपको पता करके बताना है। आगे देखते हैं, मालवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मालवा क्षेत्र जो है हमारा, उसका जो प्रसिद्ध जगह है वो तो इंदौर ही है। जो एमपी से है उनको ज़्यादा अच्छे से पता रहता है। महू का नया नाम अंबेडकर नगर कब किया गया?
तो ये 2003 में किया गया था। इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1969 में। सुमित्रा महाजन का संबंध किस शहर से है? तो ये सभी जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक ये जो है न्यूज़ में चला था। इंदौर में सुमित्रा महाजन, इनके बेटे जो हैं उनका स्वयंवर वगैरह हुआ था, तो ये काफ़ी दिन तक जो है न्यूज़ में चर्चा में रहा था। तो ये सबको पता है कि सुमित्रा महाजन जो है वो इंदौर से हैं, बिलोंग्स करती हैं, पॉलिटिशियन। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है? त्रिपुरा पूर्ण राज्य कब बना? तो त्रिपुरा पूर्ण राज्य कब बना? 1972 में। 1972 में 3 और राज्य त्रिपुरा के साथ में जो है वो पूर्ण राज्य बने थे। वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला जो हमारा है वो क्वेश्चन है वो है तानसेन की समाधि मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये ग्वालियर में है। देखिए ग्वालियर से ये चौथा क्वेश्चन रिपीट हुआ अभी तक, तो ग्वालियर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको मैक्सिमम कर लेने। अच्छा, इससे एक बात क्लियर होती है, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ये 4-5 जो एमपी के बड़े शहर हैं ना, तो इनके इतिहास से और इनमें जो सिचुएटेड हैं, जो लोकेटेड हैं, जो तो उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको ये जो बड़ी सिटीज़ हैं एमपी की, ये सारी कवर कर लेनी है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो देखिए, यदि इनने कहा होता कि मध्य प्रदेश का धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो वो बालाघाट को कहा जाता है, लेकिन इनने केवल लिखा है धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अब एक्चुअली देखिए, क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स को जितने याद रहते हैं वो हमें बता देते हैं। हो सकता है यहाँ पर मध्य प्रदेश का धान का कटोरा पूछा गया हो, तो आपको बालाघाट लगाना है, और यदि केवल धान का कटोरा कहा गया है तो छत्तीसगढ़ आपका आंसर सही रहेगा। लाल बाग पैलेस कहाँ है? जो भी स्टूडेंट्स इंदौर में रह के तैयारी कर रहे होंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल की या अदर एग्ज़ाम्स की, तो उनको पता होगा कि ये इंदौर में है। गोहर महल किसने बनवाया था? तो ये कुदसिया बेगम ने बनवाया था। तो एमपी के इतिहास से, और ये हिस्ट्री जो है आपको कंप्लीट कर लेनी है, हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, वैसे मैक्सिमम एमपी से क्वेश्चंस पूछे गए। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ? देखिए फिर से नदी जलप्रपात, ये आपको सभी कंप्लीट कर लेने हैं। तो चंबल नदी जो है वो हम सभी जानते हैं, महू, जानापा, पहाड़ी। मध्य प्रदेश की नदियाँ, जलप्रपात, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, वो आप याद कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये सिलेबस कुछ ज़्यादा नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में चीनी का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? तो ये नरसिंहपुर को कहा जाता है चीनी का कटोरा, क्योंकि यहाँ पर चीनी मिल्स और गन्ने की जो है वो होती है, मतलब पैदावार होती है अच्छी। कबरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो कबरा की गुफाएं जो हैं वो राजगढ़ में स्थित हैं। हीरे की खान किस जिले में है? तो हीरे की खान जो है पन्ना में है। अब देखो, ये भी थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है, हालांकि पूरे इंडिया में जो पन्ना ही है, लेकिन ये हमें देख लेना है कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछ रहे हैं और उनका इंटेंशन क्या है। तो इन्हें हीरे की खान किस जिले में पूछा है? तो वो है पन्ना। होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? मल्हार राव होलकर ने की थी। ये हमें एमपी के इतिहास में जानने को मिलेगा। आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप ये जो एमपी का इतिहास है वो पूरा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? फिर से इन्होंने क्या किया है, मंदिर को पूछा है। ये तीसरा मंदिर है, अभी तक जो क्वेश्चन हमने किया उसमें तीसरा मंदिर इन्होंने पूछा। मतलब मंदिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। मतलब मैक्सिमम जो आपकी 9 डेट वाली 9 जनवरी वाला जो पेपर है ना, उसमें तो आप मंदिर कवर करके जाएं, क्योंकि 1-2 नंबर तो आपके जो हैं कंफर्म हो जाएंगे। तो सास बहू का मंदिर, इसी को सहस्त्रबाहु मंदिर भी कहते हैं, ये ग्वालियर में है। नेक्स्ट जो है स्लाइड हमारी वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अब प्रथम मुख्यमंत्री पूछा है, गवर्नर भी पूछ सकते हैं, और गवर्नर मीन्स राज्यपाल भी पूछ सकते हैं, और प्रथम गवर्नमेंट से जो है वो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको सारे जो हैं फर्स्ट मिनिस्टर्स आपको याद कर लेने हैं। बाणसागर परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई? तो ये सोन नदी पर निर्मित की गई है, तो आपको याद रखना है। भूतों का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? ये बैतूल में लगता है। देखिए फिर से मेला, नदी और मंदिर, इनसे 3-3, 4-4 क्वेश्चन आए हैं। ये तीनों सेक्शन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 10 से 12 नंबर जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है भीमबेटका की खोज किसने की? तो ये विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। तो ये आपको हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी ये क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री, पुरातात्विक धरोहर, मैंने बोला था पुरातात्विक धरोहर से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है मध्य प्रदेश
का सबसे बड़ा अभयारण्य, तो अभयारण्य आपको सारे कंप्लीट कर लेने हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य जो है वो है नौरादेही अभयारण्य सागर। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला, और छोटा वाला जो है वो कौन सा है, छोटा वाला तो वही है राला मंडल इंदौर, वो सबसे छोटा अभयारण्य है, और बड़ा जो है वो है नौरादेही सागर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, तो ये सिंगरौली है। आपको फिजिकल मैप में जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और जो चारों दिशाओं के हैं वो जिले देख लेने हैं, और जो बाउंड्री जो है, कौन सी बाउंड्री किस जिले की किस राज्य को छूती है, स्पर्श करती है, ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से मैप में देख लेने हैं, जिससे आपके ये 1 नंबर भी आपका कंफर्म हो जाएगा यदि फिर से ये ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है तो। जल विलास महल मध्य प्रदेश में कहाँ है, अब ये तो सभी को पता होगा, ये 1 नंबर तो सबको मिलने वाला है, क्योंकि सभी जानते हैं कि जय विलास महल जो है वो सिंधिया जी का है, और ये कहाँ पर है, ग्वालियर में है। भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल कौन थे, तो ये M.K. चांद। CM कौन थे उस टाइम पर, अर्जुन सिंह में भी, हाँ अर्जुन सिंह ही थे, तो अर्जुन सिंह जो CM थे, M.K. चांद जो थे वो राज्यपाल थे। भारत भवन किस जिले में है, तो भारत भवन भोपाल में है। भोजपुर भी शायद पूछा गया है, नहीं है, अच्छा ठीक है। तो ये हमारा हो गया 40 क्वेश्चन तक, और अब हम बढ़ते हैं, ये तो हमारी साइंस आ जाती है 41। तो ये हमारा 41 क्वेश्चन जो है वो क्या है, मध्य प्रदेश में पुरातात्विक पार्क कहाँ है, तो ये संग्रामपुर दमोह में है। ये बहुत ही माइनर सा क्वेश्चन है, जो दमोह के आसपास रहते हैं वो इसको बता सकते हैं, और यदि आपने डीपली पढ़ा हुआ है तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप निगलेक्ट करके चले, ये मतलब बहुत ज़्यादा जिन्होंने पढ़ा है उनसे भी नहीं बनने वाले, तो ये कुछ क्वेश्चंस को आप छोड़कर चलें, ये नहीं भी बनते हैं। तो आप जो देखिए, फिर से मंदिर पूछा इन्होंने, मैहर माता मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, तो ये त्रिकुटा पर्वत पर है। तो मंदिर से रिलेटेड ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो चुका है, मतलब 5 मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब मंदिर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा है वो मिंटो हॉल का नया नाम क्या रखा गया है। अब देखिए, हमारे देश में एक नया ट्रेंड चल रहा है नाम चेंज करने का, तो मिंटो हॉल का भी नाम चेंज कर दिया गया है, और इसका नाम हो गया है कुशाभाऊ ठाकरे हॉल। एरन अभिलेख कहाँ है, सागर में। ये बहुत ही रिपीटिंग क्वेश्चन है, मतलब मैनी टाइम मैक्सिमम एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एरन अभिलेख कहाँ है, तो ये आपको तो बिल्कुल बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, सागर में है। सती प्रथा का उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख में। इसके बाद बात करते हैं तात्या टोपे की समाधि कहाँ स्थित है, तो ये श्योपुर में है। हाँ, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे, तो चंदेल शासकों ने बनवाए थे 950 से 1050, 950 से 1050 ईस्वी के समय जो है वो चंदेल शासकों ने बनवाए थे खजुराहो के मंदिर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। आपको स्टेडियम याद कर लेने अच्छे तरीके से, और मैक्सिमम जो MP में है वो तो आपको अच्छे से याद कर ही लेने। इसके बाद बात करते हैं प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर कौन थे, तो ये लॉर्ड क्लाइव थे। देखिए, MP का इतिहास से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मंदिरों से पूछ रहे हैं, पुरातात्विक जो धरोहर हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से इनको रीड करके आपको एग्ज़ाम में जाना है। नेक्स्ट जो है वो है IPL 2008 में कौन जीता था, तो ये क्रिकेट फैंस तो अच्छे से जानते होंगे कि राजस्थान जीता था। बाकी एक बार आपको IPL का जो चार्ट है ना वो एक बार आपको देख लेना है, क्योंकि IPL से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत से एग्ज़ाम्स में अभी तक पूछे गए हैं, और इसमें पहले एग्ज़ाम में पूछा है तो संभावना है कि आगे के जो एग्ज़ाम्स हों उसमें भी ये पूछे। तो 50वां जो क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट के कप्तान कौन है, तो ये तेम्बा बावुमा है, ये आपको याद रखना है। तो इसी टाइप से कुछ जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, जैसे अभी इंडिया के जो हेड कोच है वो कौन है, तो वो राहुल द्रविड़ हैं। तो ये सारी क्वेश्चंस आपको अच्छे से कंप्लीट करके रखना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं विज्ञान की ओर। तो विज्ञान जो है, साइंस जो है बहुत ही, मतलब हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चंस आए हों, बट मुझे इतने ही मिल पाए हैं। तो जितने क्वेश्चन मिले हैं मुझे, मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, और मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे मिल जाए। तो देखिएगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है AIDS एड्स की जांच का टेस्ट का
नाम क्या है? तो उसका जो टेस्ट होता है उसका नाम है एलिसा। तो आपको और भी जो है कोविड है और भी जो डिसीज़ हैं उनके टेस्ट को आपको याद कर लेना है कि उनके टेस्ट का नाम जो है वो क्या कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमान ने की थी। द्रव सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को कहा जाता है। मतलब साइंस में उतने ज़्यादा डिफिकल्ट इनने क्वेश्चन पूछे नहीं हैं, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो सभी को याद रहते हैं। मस्तिष्क का भार कितना होता है? 13, 50, 1400 ग्राम। तो ये बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं साइंस में, तो साइंस उतना टफ नहीं आ रहा है। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अब कोविड जो पीरियड रहा हमारा कोरोना काल, तो उसमें तो सभी को एस्कॉर्बिक एसिड की जो महत्वता है पता चल गई है। विटामिन सी की टैबलेट दी जाती थी कोरोना में पेशेंट्स को एस्कॉर्बिक अम्ल की। तो ये तो आपको पता होगा कि जो विटामिन सी है उसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसके बाद पादप में कौन सा ऊतक लचीलापन देता है? तो कौन सा देता है? कोलेनकाइमा। कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइटो। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 6, 7, 8 में हम लोगों को ये पढ़ाया गया है और हम लोग को मतलब बहुत अच्छे तरीके से याद है कि NaHCO3 जो है वो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। 9th क्वेश्चन है फॉलिक अम्ल किस में पाया जाता है? अब देखिए जो स्टूडेंट्स था उसने मुझे कुछ और बताया था, बट मुझे लगा कि ये फॉलिक अम्ल के बारे में ही बात कर रहा है, तो ये फॉलिक अम्ल ही होगा या दूसरा कोई भी एसिड हो सकता है। तो जो कुछ एसिड्स हैं फेमस वो आप पढ़ सकते हैं, हो सकता है संभावना की नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाएं। तो चींटी के काटने पर जो एक जो रिएक्शन होता है ना वो फॉलिक एसिड के कारण होता है, तो चींटी के डंक में फॉलिक एसिड होता है। अब डिपेंड करता है कि ये इसमें ऑप्शंस क्या थे, तो ऑप्शंस उसको याद नहीं थे ठीक से, तो ऑप्शंस जो होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है इसको हम बता सकेंगे कि फॉलिक एसिड जो है उसमें क्या लगाना था आपको सही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कोशिका के आकार को किस में मापा जाता है? तो माइक्रोन में मापा जाता है कोशिका के आकार को। भूख एवं प्यास का केंद्र क्या है? तो ये देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है ये भूख और प्यास का केंद्र होता है, तो आपको ये याद रखना है। भूख प्यास का केंद्र जो है वो हाइपोथैलेमस है। चलने फिरने में कौन सी पेशियाँ? तो कंकाली पेशियाँ जो होती हैं वो उनका उपयोग होता है चलने फिरने में। मलेरिया का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो मलेरिया का जीवन चक्र लगता है इसका आंसर जो है वो टाइप किया नहीं है, तो ठीक है मैं इसका आंसर जो आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि मैं जो हूँ मैथ्स का टीचर हूँ, तो जीएस जो है मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है, बट मैंने ट्राई किया है कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छे तरीके से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विटामिन डी का नाम। तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल, ये आपको याद रखना है। विटामिन ए से जो सारे विटामिन हैं उनके आपको साइंटिफिक नेम और उनसे होने वाले रोग ये आपको सभी को याद रखना है अच्छे तरीके से। ध्वनि को किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। अब इसकी तीव्रताएं भी आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा जाए। भूकंप को किस में मापा जाता है? सिस्मोग्राफ में सिस्मोमीटर से मापा जाता है और सिस्मोग्राफ में मापा जाता है। तो ये आपको देख लेना है, जो कुछ यंत्र हैं मापने वाले यंत्र, ये भी एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जो है हम मैथ्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं, और मैथ्स के क्वेश्चन जो है हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक लड़का किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, उसने अकेले 12 दिन काम किया, उसके बाद वह एक लड़की को ले आता है और दोनों मिलकर बचे हुए काम को 20 दिन में करते हैं। तो अकेली लड़की होना चाहिए इधर, अकेली लड़की उस काम को कितने दिन में कर सकती है? तो आंसर इसका 100 डेज़ है। ये मैंने आंसर शीट पहले से बना ली थी, तो चेक भी करते जाएंगे। तो एक लड़का किसी काम को 40 दिन में करता है, मतलब बॉय जो है, तो बॉय का कैपेसिटी क्या है? 40 दिन में काम करता है, तो एक दिन में करेगा 1/40 काम। और गर्ल जो है तो उसका तो अभी पता नहीं है, तो गर्ल का हमें फाइंड करना है कि गर्ल जो है, लड़की जो है, वो कितने दिन में काम करेगी, उसकी कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी से टाइम निकल आएगा। उसने अकेले 12 दिन काम किया, तो बॉय ने, लड़के ने क्या किया, 12 दिन काम किया, तो एक दिन में 1/40 काम करता है, तो 12 दिन में ये कितना काम कर लेगा? 1/40 गुणा 12, तो
चार धम 40 और 4 3 12, तो 3/10 काम जो है वो हो चुका है। कुल जो हमारा काम होता है वो क्या होता है, इनमें जो समय और काम वाले जो कार्य और समय वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें कुल जो हमारा कार्य होता है वो होता है 1। तो 3/10 हो चुका है काम, लड़के ने 12 दिन में किया। एक दिन में 1/40 करता था, तो 12 दिन में 3/10 करेगा। तो कुल कार्य होता हमारा 1। तो शेष कार्य क्या होगा, कितना काम बचा है लड़के के 12 दिन करने के बाद, तो 1 में से हम क्या करेंगे, 3/10 घटा देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें कि काम कितना बचा है, कितना शेष रह गया है। तो 10 एकम 10, 3 गया तो 7/10। इतना काम जो है वो शेष रह गया, इतना काम अभी होना बाकी है। तो चलिए ये काम अब कौन करेगा, अब ये काम किया किन्होंने, इन्होंने दोनों ने मिलकर, मतलब B प्लस जी ने मिलकर ये काम किया है। तो B प्लस जी की जो कैपेसिटी है वो क्या है, वो तो हमें पता नहीं है। तो वही निकालने के लिए हम क्या करें, इधर से देखिए कितना काम, 7/10 काम था, इन्होंने कितने दिन में कर दिया, 20 दिन में कर दिया। मतलब 20 से अपन इसको भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों एक दिन में कितना करते कहलाए। 20 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा, 7/10 काम इनने 20 दिन में किया, तो एक दिन में कितना किया होगा, 7/10 भागित 20, तो 7/10 भाग की जगह गुणा हो जाएगा 20, 1/20 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 7/200। ये एक दिन का काम है। एक दिन बी और जी, बॉय और गर्ल मिलकर एक दिन में 7/20 काम करते हैं। बॉय अकेला कितना करता है, 1/40। इनका कहने का मतलब बी धन जी बराबर है 7/200, और बॉय अकेला करता है 1/40 धन गर्ल बराबर 7/200। तो देखो यहाँ से पक्षांतर कर दें तो गर्ल बराबर हो जाएगा 7/200 एज इट इज़ रहेगा, और ये यहाँ से पक्षांतर होके जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस में हो जाएगा -1/40। तो यहाँ एलसीएम आ जाता हमारा 200, 200 एलसीएम आ गया, 200 से 200 में भाग दिया तो 7 ही बचा, 40 से भाग दिया 200 में तो बचा 5, 7 ऋण 5। तो ये आ गया हमारा गर्ल बराबर आ गया कितना, 7 में से 5 गया 2/200। तो 2 एकम 2 और 2 100 बार ये कट गया। गर्ल जो है वो एक दिन में 1/100 काम करती है, एक दिन की कैपेसिटी। तो ये पूरा काम अगर यदि गर्ल अकेले करेगी तो कितने दिन में करेगी, 100 दिन में करेगी। 100 दिन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो क्या है, वो है 11,000 रुपये का 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 11,000, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले तो ये क्या है हमारा P मीन्स होता है, P होता है हमारा क्या, मूलधन, और ये है हमारी क्या, दर, और ये है हमारा N। तो P और ये है दर जिसको हम R से लिखते हैं, और ये है हमारा N। फॉर्मूला क्या होता है, CI इक्वल P अंडर ब्रैकेट 1 + R/100 पावर इज N -1, ये होता फॉर्मूला। तो P की वैल्यू क्या है, 11,000 अंडर ब्रैकेट 1 + R/100। तो 1 + R/100 अपन करेंगे तो 1 + R कितना है हमारा 6/100 पावर N की, यहाँ N की पावर, तो N कितना है हमारा 2 है, 2 वर्ष के लिए है, ऋण 1। तो 11,000, इसको सॉल्व करें तो 2 3 6 और 2 पंचे 10, तो ये 3/50, और इसको 50 एकम 50 धन 3, तो 53/50 वर्ग ऋण 1। यहाँ रफ में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 53 × 53 कितना होगा, 3 का 9, 3 5 15, 3 का 9 और 3 का 9, 3 5 15, 5 3 15 और 5 25। ये फ्रेम कुछ खिसक गया, हाँ। तो देखिए
9 यहाँ, 5 और 5 10 का 0, हासिल 1, 5 और 1 6, 7 2, 27 0। तो तीतर का 9 और ती 5 15, 5 3 15 का 5, हासिल 1, 55 25 1 26। यहाँ गड़बड़ हो गया, तो यहाँ कितना आएगा 265, तो यहाँ आ जाएगा 28। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 9, 5 5 10 का 0, 6 7 8, तो ये आया 2809। तो यहाँ आ गया हमारा 11,28,09 बटा 50 का 50 में गुणा होगा तो हो जाएगा 55 25, तो 2500 हो जाएगा, ऋण 1। तो इसको और सॉल्व कर दें हम, तो ये हो जाएगा हमारा 2809 ऋण, इसका इसमें गुणा होगा तो हो गया 2500 बटा 2500। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा 11,000 और 2809 में से 2500 घटाएंगे तो कितना बचेगा 309, 309 बटा 2500। अब ये ब्रैकेट के अंदर है, ये बाहर है, तो ये इनटू में ही है, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे और ये 11 से गुणा कर देते इसमें तो कितना आएगा 0, 11 नाम 99 और 11 थी है 33 बटा में 25। अब देखो 25 से भाग देने में टाइम लगेगा, इससे अच्छा हम क्या करें 4 बटा 4 का गुणा करते हैं, उससे क्या हो जाएगा अपॉन में 100 बन जाएगा। तो 4 शून्य 0 और 4 नाम 36 का 6 हासिल 3, 4 नाम 36, 37 38 39 का 9 हासिल 3, 4 3 12 13 14 15 का 5 हासिल 1, 4 3 12 और 1 16 बटे में क्या आ जाएगा 4 25 100। अब 100 है, ये 100 हटाना है यदि हमें तो 1 2 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा। और ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लगता है। 4 नाम 36 का 6 हासिल 3, 4 नाम 36 37 38 39 का 9 हासिल 3, 4 3 12 13 14 15 का 5 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, यहाँ 13 आएगा। तो ये आ गया हमारा कितना 13,59.6, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो ये इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, तो ये है 24 ऋण 12 बटा 4 गुणे 3। तो 24 ऋण इसको हल करने के लिए 12 12 24 12 थी 36 बटा 4 और ये कट जाएगा, 4 नाम 36। तो 24 में से जो है हमारा क्या हुआ 24 में से 9 घटाया तो आ गया 15। या आप ऐसा भी कर सकते हैं इसको कि 24 ऋण 12 बटा 4 गुणे 3, तो 24 ऋण 4 3 12 तीतर का 9, तो ये हो गया 24 में से 9 गया बचा 15। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब भी ऐसा कभी भी आपको क्वेश्चन मिलता है, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको क्या करना है। जैसे मैं क्रय मूल्य लिखा उसको विक्रय मूल्य मान लो, मतलब विक्रय मूल्य मान लो, किसको विक्रय मूल्य मान लिया अपन ने 15 को, और क्रय मूल्य मान लेंगे किसको 20 को। देखो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य ये लिखा ना इसने, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे क्रय मूल्य 15 हो, पर अपन को इसको विक्रय मूल्य उल्टा मान लेना है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 20 वस्तु को क्या मान लेना, 20 को अपन को क्रय मूल्य। अब क्या बोला इनने, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब विक्रय मूल्य 15 है, क्रय मूल्य 20 है, तो हानि हो रही है, मतलब 20 में खरीदी कोई वस्तु 15 में बेची है, तो हानि हो रही, कितने की हानि हो रही है, हानि होगी हमें 20 ऋण 15 मतलब 5 रुपए की। अब हानि प्रतिशत यदि हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुणित 100। तो हानि कितनी हुई है 5, क्रय मूल्य क्या है हमारा 20 गुणित 100, 20 पंचे 100 और 55 25, तो 25% जो है वो हानि हुई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन स्थानीय मान तथा जातीय मान। तो स्थानीय मान और जातीय मान के क्वेश्चंस आए हैं, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए स्थानीय मान क्या होता है। जैसे लिखा हुआ है 34,54,345। तो इस संख्या में यदि मैं बोलूँ आपको कि 4 जो है, ये वाला 4, इसका स्थानीय मान क्या है, तो इसका स्थानीय मान होगा 4। उसके पीछे कितने अंक हैं, 1 2 3, 1 2 3, 4000 इसका स्थानीय मान है। यदि मैं इस 5 का बोलूं तो इसका 5000, 5 के बाद 1 2 3 4, 4 शून्य रखने, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 50,000 जो है इसका क्या है, स्थानीय मान है। और यदि मैं जातीय मान बोलूं तो 5 है, इसका जातीय मान बोलूं तो 4 है। मतलब जैसे ये एक संख्या है तो इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 700, पर 7 का जातीय मान क्या होगा, 7। तो जातीय मान वो खुद होता है और स्थानीय मान मतलब वो किस स्थान पर है। जैसे 5 जो है तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 2 3, 5000, क्योंकि ये हजार में स्थान पर है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी वर्ग का विकर्ण 20 है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी वर्ग का विकर्ण 20 है, देखो एक वर्ग होगा कोई, ये बना लिया हमने, तो इसका जो विकर्ण है वो क्या है, 20 है। तो वर्ग के विकर्ण तो सेम होते हैं, ये 20 है तो ये भी 20 होगा। और वर्ग के विकर्ण से क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो वर्ग का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है। यदि विकर्ण दिया हमें क्या, d इक्वल 20, तो सूत्र होता है 1/2 गुणित d का वर्ग। तो 1/2 गुणित d मतलब 20 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुणित 20 का वर्ग 400, तो 2 से ये कट गया तो आ गया 200। आंसर आ गया हमारा क्या, 200, जो कि राइट आंसर है। नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि किसी वस्तु को 440 रुपये में बेचने पर 12% की हानि हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो किसी वस्तु को 440 रुपये में बेच रहे हैं ये, मतलब एसपी सेलिंग प्राइस इनका कितना है, 440 रुपये विक्रय मूल्य, और हानि और प्रतिशत जो है, तो लॉस प्रतिशत जो है वो कितना है, लॉस परसेंट है 12%। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है CP इक्वल SP मल्टीपल 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट। मतलब प्लस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। तो SP कितना है, 440 इंटू 100/100। अब क्या इधर पे लॉस हो रहा है तो -12, तो 440 इंटू 100/100 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। 100 में से 12 जाएगा, 10 गया तो 90 और 2 गया तो 88। ये 44 से कट गया, 44 10 बार कटा 440, और 44 दूनी 88, और 2 एकम 2 और 2 50, तो 50 गुणे 10 कितना हो गया, 500। तो 500 रुपये जो है वो क्या आ गया, हमारा क्रय मूल्य आ गया। CP जो है हमारी वो क्या है, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, 1000 के 60% का 50% क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 1000 को 1000 लिखा, K का मतलब गुणा होता है, 60 का मतलब 60, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, का मतलब गुणा, 50 का मतलब 50, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, बराबर क्या होगा। तो इसी को हल कर देते हैं। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और 2 से ये कट गया, 2 तीसम 60, और ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, तो 30 गुणे 10 कितना आ गया, 300, जो कि हमारा राइट आंसर है। नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, त्रिभुज APD तथा चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो ये कुछ हमें लॉजिक से भी सॉल्व कर लेने होते हैं, लॉजिक से सॉल्व कर लें तो जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि इतना टाइम हमें मिलता नहीं है वो एग्ज़ाम में। देखो यदि मैं इसमें एक ये लाइन बना दूं तो स्पष्ट हमें दिख रहा है कि 1 2 3 4 जो हमें ऐसे शेप मिल जाते हैं जो एक जैसे शेप में हैं। तो यदि ये वाले त्रिभुज APD
डी त्रिभुज में ये कितने हैं, ये 2 त्रिभुज हैं। और पूरा यदि चतुर्भुज लूँ मैं ए बी सी डी, तो कितने त्रिभुज आ रहा है, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज आ रहे हैं। तो स्पष्ट दिख रहा है ये कि ये इसमें 2 भाग हैं और टोटल ए बी सी डी में 4 भाग हैं। तो इनका यदि हमें रेशियो निकालना है ए पी डी रेशियो ए बी सी डी, तो सिंपल है 2:4 मतलब 2:4, तो 2 1 2, 2 2 4, 1:2 आंसर आ जाएगा। 1:2 जो हमारा क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा था, यही होगा आंसर, क्योंकि इन्होंने और कुछ तो दिया नहीं जिससे आप क्षेत्रफल निकाल सकें। तो 1:2 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 2 संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 40 है तो उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमें क्या क्या दिया है, हमसे बोला है कि 2 संख्याओं का अंतर 3 है। तो चलिए हम मान लेते हैं 2 संख्याएं, क्या मान ली हमने, एक मान ली a और दूसरी मान ली b। तो इनका अंतर, तो a ऋण b बराबर कितना होना चाहिए, 3। इनका गुणनफल a इंटू b क्या होना चाहिए, 40। एक संख्या a मानी दूसरी b, तो इनके वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके देखते हैं, a माइनस बी 3, तो 3 का वर्ग बराबर a वर्ग धन b वर्ग। देखो इसको एक कोष्टक में लिख देते हैं, ऋण 2ab का मान कितना 40 है, तो 40, तो 3 का वर्ग हो गया 3 का 9 बराबर, यहाँ पर जो a वर्ग b वर्ग इनको एज इट इज लिखा रहने दो। तो ये हो गया 2 चौके 8 मतलब 80 हो गया। अब ये 80 का ट्रांसफर करते हैं, हम ट्रांसपोज करते हैं इसको स्थानांतरण, तो ये जो है इसका पक्षांतर होगा, तो ये ऋण का इधर पे धन में हो जाएगा, 9 धन 80 बराबर a वर्ग धन b वर्ग। तो ये हो गया हमारा a वर्ग धन b वर्ग बराबर 89। मतलब a और b क्या है, वही संख्या है जो हमने मानी थी, तो उनके वर्गों का योग, तो उनके वर्ग a का वर्ग b का वर्ग और इनका योग कितना आया 89। तो 89 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 144 पेन बेचने पर 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या बोला इसने, 144 पेन बेचने पर 6 पेन के विक्रय मूल्य की हानि होती है। मतलब इसके पास कुल कितने पेन थे, इसके पास थे टोटल मान लें 144 धन 6 कितना 150। तो 150 पेन में इसको क्या हो रहा है, तो इसका क्रय मूल्य क्या कहलाया, सीपी इसको मान लेते हैं हम 150। तो लॉस जो है, लॉस परसेंट कितना है, वो है परसेंट नहीं है, लॉस ही है। हाँ एक मिनट, तो लॉस जो है वो कितना हुआ है 6 का। तो अब हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी मल्टीपल 100। जिसका भी हमें प्रतिशत निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसमें से तुलना किससे करते हैं, हम हमेशा क्रय मूल्य से करते हैं, गुणा 100। तो एल कितना है 6, लॉस है 6, सीपी कितना 150 गुणित 100। तो 50 दूनी 100, 50 तिये 150 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 जो है हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 4% जो है हानि इसको होगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो है हमारा, एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे और ट्रेन की लंबाई 480 किलोमीटर तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई 300। ये किलोमीटर नहीं होगा, इतनी लंबी ट्रेन थोड़ी होगी 480 किलोमीटर की, ये मीटर होगा। तो देखिए इस प्रकार के जब भी प्रश्न रहते हैं हमें, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें एक ही यूनिट चाहिए। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ मीटर है, तो ये भी हमें मीटर प्रति सेकेंड में चाहिए। तो ट्रेन की चाल जो है वो क्या है 90 किलोमीटर पर आवर्स। तो इसको यदि हमें उसमें बदलना है मीटर पर सेकेंड में, तो 90 गुणित 5/18 का गुणा करते हैं हम, तो ये हो जाएगी मीटर पर सेकेंड में। तो 18 पंचे 90, 25 मीटर पर सेकेंड जो है इसकी चाल है।
अब देखो ये मीटर पर सेकेंड में आ गई, ये भी मीटर में, तो अब हम निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है? समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। हाँ, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? देखो ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है। जब भी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो ये ए दूरी इतनी और इतनी, ये दोनों दूरियां तय करते हैं, मतलब 480 और 320। तो दूरी हमारी क्या होगी? वो होगी 480 प्लस 320। और चाल जो है वो हमारी अभी हमने निकाली है 25। तो ये ऐड करने पे कितना हो जाएगा? 4 3 7 और 80 और 20 100, तो ये हो गया 800 बटा 25। तो 25 से काट देंगे तो ये कटेगा हमारा 25 चौके 4 अट्ठे 32 बार। तो ये 32 जो है हमारा आंसर हो गया, 32 जो है राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या है? कोण 1 और कोण 2 बराबर 30 हो तो कोण 2 ज्ञात कीजिए। कोण 1 और 2, ये तो संभव नहीं लग रहा है कि 1 और 2 बराबर 30 होगा, क्योंकि ये तो 180 है। अच्छा, 1 ऋण 2 लिखा है, हाँ ठीक है चलेगा। देखो इसको, इनको x और y मान लेते हैं, x y में ये आसान हो जाते हैं, x और y आदत भी है हमें उसकी। तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा? 180 अंश होगा। दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा जो है ये 180 अंश का होगा। और इनने हमें बताया है कि x ऋण y बराबर कितना है? 30 अंश है। विलोपन विधि से इसको हल कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, x से x कट गया, y से y जुड़ा, 2y बराबर ये इधर माइनस हो गया 30 में, तो ये हो जाएगा 150। तो y बराबर 150 बटा 2, मतलब y बराबर 75 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा? किसी भी एक समीकरण में मान रख देते हैं, x धन y बराबर 180, तो धन 75 बराबर 180, x बराबर 180 ऋण 75, तो यह हो जाएगा, तो हो गया 105। तो x का मान आ गया 105 और y का मान आ गया, इनने पूछा क्या था? 2 को क्या बना था? y। तो y का मान तो 75 ऑलरेडी आ चुका था, आंसर हमारा 75 सही है। देखो इनको यदि हम घटाएंगे इसमें से तो 30 हमें बचेगा, तो y का मान 75, ये हमारा आंसर पहले ही आ गया था, ये करने की ज़रूरत हमें नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि 10 रुपये में 11 की दर से वस्तुएं खरीद कर 11 रुपये में 10 की दर से बेची जाएं तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब कभी भी ऐसा प्रश्न मिलता है आपको क्या करना है? ये क्या बोल रहे हैं? 10 रुपये में 11 की दर से वस्तुएं खरीद कर, तो आप तो खरीद कर क्रय मूल्य, तो सीपी क्या करो? क्रय मूल्य यही बना दो। 10 रुपये में 11 वस्तुएं, देखो कितनी? 10 में 11, 10 बटा 11। एसपी क्या हो गया हमारा? एसपी हो गया 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेच रहे हैं, तो 11 बटे 10 एसपी हो गया। अब देखो, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इनने बता दिया हमें लाभ हो रहा है। लाभ कब होता है? जब एसपी बड़ा होता है, सीपी छोटा होता है, मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है। तो लाभ मतलब प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना हमारा? 11 बटे 10 और सीपी कितना है? 10 बटे 11। तो इनका एलसीएम निकालें तो हो गया हमारा 110 और 10 से भाग दिया तो यह आया 11, तो 11 से 11 में गुणा किया तो 121 ऋण 11 से भाग दिया तो आया 10, 10 से किया तो 100, मतलब आ गया 21 बटे 110। ये क्या आ गया हमारा? प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट आ जाता है। अब पूछा क्या है इनने? प्रॉफिट परसेंट। तो देखो प्रॉफिट परसेंट का तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीपल 100। तो प्रॉफिट क्या है हमारा? 21 अपॉन 110। सीपी क्या है हमारी? 10 अपॉन 11, यही थी ना? हाँ, मल्टीपल 100 ये होता ही है। तो 21 अपॉन मल्टीपल 11 अपॉन 10 मल्टीपल 100। तो ये 11 से कटा कितने बार? 10 टाइम, और 10 और 10 10 10 10, तो कितना आ गया? 21 जो है 21%, 21%, 21% जो है लाभ होगा इसमें।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है 1 से 40 तक कितनी संख्याओं के इकाई के अंक में 1 या 9 आता है, उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए इसको ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, इसको हम नॉर्मल काउंट कर सकते हैं। 1 से 40 तक इकाई के अंक में 1, सबसे पहले तो 1 में ही आएगा, ठीक है, उसके बाद 11 में आएगा, फिर 21 में आएगा, 31 में आएगा, इसके बाद तो आएगा नहीं। तो ये 1 2 3 4 1 वाली संख्याएं हो गई 4। अब 9 वाली संख्याएं देखते हैं। 9 में इकाई का अंक 9 होगा, उसके बाद 19 में होगा, 29 में होगा और 39 में होगा। तो 1 2 3 4 ये भी हो गई 4, 4 4 दोनों कितनी हो गई 8। टोटल ऐसी संख्याएं कितनी हो गई 8, जो जिनका इकाई का अंक 1 या 9। अब इनने पूछा उसका प्रतिशत बताइए। तो प्रतिशत बताने का सबसे बिल्कुल सरल तरीका है, किसका प्रतिशत पूछ रहा है, इसका 8 का। कितने में से पूछ रहा है, 40 संख्या है टोटल, 40 में से तुलना हो रही, तो 40 नीचे और गुणा 100। तो आ जाएगा हमारा क्या, अभीष्ट प्रतिशत। अभीष्ट मतलब होता है जो पूछा गया है, अभीष्ट प्रतिशत। 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 का गुणा 10 में हुआ तो 20%। 20% जो है वो है हमारा आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि ए एक कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में। ए का 1 दिन का काम हो गया 1/10, बी का 1 दिन का काम हो गया 1/15, सी का 1 दिन का काम हो गया 1/12। इसको ऐड कर दो तो टोटल आ जाएगा ए धन बी धन सी। तीनों का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/10 धन 1/15 धन 1/12। तो ये इसको हल करें, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 15 और 12 के लिए 180 होगा आई थिंक। चलो देख लेते हैं, 180 ले लेते हैं। तो 10 से भाग दिया तो 18 आया धन, 15 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा क्या। 15 एकम 15 है, 15 एकम 15 है, बचेगा 3, हाँ 12 बार जाएगा धन। 12 से देंगे तो 15 बार जाएगा। तो ऐड कर देते हैं, तो 8 2 10, 10 5 15 का 5 हासिल 1, 8 9 10, 10 5 15 का 5 हासिल 1, 1 2 3 4, 45/180। तो भाग देते हैं, 5 9 45 और 5 3 15, 5 6 30, 9 9 9 चुके 36, 1/4 आ गया। तीनों मिलकर 1 दिन में 1/4 काम कर लेते हैं। तो कितने दिन में करेंगे, जब 1 दिन में 1/4 काम कर रहा है, ये 1 दिन में इतना काम कर रहा है, तो 2 दिन में इतना, 3 दिन में इतना, 4 दिन में पूरा कर लेंगे। मतलब क्या होता है, इसको पलट देने से भी आंसर आ जाता है। 1/4 है तो 4 आ गया हमारा आंसर। 4 दिन में ये पूरा काम कर लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 11,000 रुपये का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। देखो ये कभी भी क्वेश्चन आए, इसका एक फार्मूला है, सीधा सीधा आपको क्या करना है, डिफरेंस पूछा जाता है ना, तो डिफरेंस इक्वल PR² अपॉन 100²। अब PR क्या है, P होता हमारा क्या हमेशा मूलधन। मूलधन कितना है 11,000 गुणित R² मतलब 12.5 गुणित 12.5 बटा 100²। 100 तो 100 गुणित 100 लिख दूँ इसको मैं, तो ये 1 0 2 0 1 0 2 0 यहाँ से कट गया, 1 0 और कट जाएगा। चलिए बचता है क्या, इधर पे 10 बचेगा, पीछे का काटना चाहिए था, चलो कोई नहीं, मल्टीपल 10 लिख देता हूँ। तो ये 10, अब 11 से इसको गुणा कर देते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो 11 से गुणा करें, 125 में 12.5 में गुणित 11 तो कितना आ जाएगा, 11 5 55 का 5 हासिल 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 का 7 हासिल 2, 11 एकम 11, 12 13, एक अंक छोड़ के दशमलव रख दिया। ठीक है, ये इतना हल हो चुका। फिर बचा क्या है हमारा, 12.5 से गुणा कर लो, 5 से गुणा करेंगे 55 25 का 5 हासिल 2, 5 7 35, 36 37, 55 25 का 5 हासिल 2, 5 7 35, 36 37 का 7 हासिल 3, 5 3 15 16 17 18 का 8 हासिल 1, 5 एकम 5 6। 2 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 7 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 3 6,
2 3 6 और 1 7। अब ये इधर पे कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा मुझे कि ये जो मैंने 1 लिखा था ये था क्या। 11 5 55 का 5 हासिल 5, 11 दूनी 11 5 55 का 5 हासिल 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 का 7 हासिल 2, 11 एकम 11 12 13, ये 13 है। ये दशमलव गुणित 12.5 से गुणा करना है इसमें। 55 25 का 5 हासिल 2, 5 7 35, 36 37 का 7 हासिल 3, 5 3 15, 16 17 18 का 8 हासिल 1, 5 एकम 5 और 6। 2 से गुणा करें, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 7 14, 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 2 एकम 2। 1 से करेंगे तो 5 7 3 1, यह आया 5 7 8, 5 5 10 8 18 का 8 हासिल 1, 7 7 14 15, 15 और 6 21 का 1 हासिल 2, 3 4 5 6 7 1। तो ये आ गया कितना हमारा 17, यहाँ लिख लेते हैं 17 18 75। देखो एक अंक यहाँ था, एक अंक यहाँ पर था, 2 अंक छोड़ के दशमलव रखना है ना। तो ये बटा में 10 ऑलरेडी है, तो ये 1 अंक दशमलव और खिसक आएगा तो आ जाएगा 171.875। ये हमारा राइट आंसर है। तो इसको 172 लगभग लिख सकते हैं यदि ऑप्शन में है तो। नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, अब बात करते हैं शंकु की। शंकु कैसा होता है? शंकु कैसा होता है? ये इस प्रकार का होता है शंकु। जो बर्थडे कैप होती है उसको हम शंकु कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, शंकु की ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर है। ये वाली ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई है ये 10 सेंटीमीटर। ये हमें पता नहीं है तो ये x होगी। चलो निकाल लेते हैं, देखते हैं। ये तो एक क्या हो जाता है, समकोण होता है इधर पे, तो ये इसमें लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग, ये कर्ण है, ये लंब है, या ये लंब है, ये आधार है। 10 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग धन x का वर्ग। तो 10 का वर्ग 100, 7 का वर्ग पक्षांतर करें तो 7 का वर्ग 49 धन x का वर्ग। पक्षांतर होगा तो 100 ऋण 49 बराबर x का वर्ग। तो ये हो गया 51 बराबर x का वर्ग। तो x बराबर √51 करणीय ज्ञान, ये x आ गया। ये क्या आ गई हमारी त्रिज्या। x एग्जैक्ट यहाँ पे r लेना चाहिए था, x ले लिया था मैंने। ये आ गई हमारी त्रिज्या। अब सूत्र क्या होता है आयतन का हमारे? शंकु का आयतन जो होता है, शंकु का आयतन ये होता है 1/3 पाई r वर्ग h। तो 1/3 पाई का मान 22/7। r देखो r क्या है हमारा, कर्णी इंक्यावन का वर्ग। और h कितना है, h होती है हमारी क्या यहाँ पर, h होती है त्रियक ऊंचाई। सॉरी त्रियक ऊंचाई नहीं, ये ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई क्या है हमारी 7 है, तो इंटू ये 7 हो जाएगा। तो देखो 7 से ये 7 तो कट गया, 22/3 गुणित यहाँ पर जो है ये वर्ग से कर्णी कट गया तो ये आ गया 51। 3 से 17 बार कटा, 17 3 51, 17 गुणित 22 तो 17 दूनी 34 का 17 दूनी 34 का 4 हासिल 3, 17 दूनी 34, 35 36 37, 374 जो है हमारा आंसर है। 374 क्यूब सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि 28 लीटर दूध के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो है 11:3। तो देखो 28 लीटर दूध है, कुल कितना है? कुल है 28 लीटर, कुल है 28 लीटर। अब इसमें क्या हो गया है, दूध और पानी का अनुपात 11:3 है। तो 28 लीटर में से दूध कितना होगा इसमें कैसे निकालेंगे? 28 गुणित दूध का अनुपात क्या है, दूध
और पानी का अनुपात है 11:3। तो दूध का होगा 11/11 × 3 14। तो 14 दूनी 28। तो 2 11 22 लीटर हो गया दूध, और पानी हो गया कितना, 28 में से 22 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 6 लीटर। 6 लीटर पानी, 22 लीटर दूध। अब कितना दूध मिलाएं कि 12 अनुपात हो जाए। चलिए मान लिया x मिला लेते हैं, तो 22 में मिला दिया x और 6 रखा ज्यों कहते हैं, तो कितना अनुपात हो गया, 12:1। इसको हल कर दें तो x का मान आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीपल कर देते, 1 का इसमें 12 का इसमें, तो 22 धन x बराबर 12 12 24 12 36 12 चौके 48 12 पंचे 60 12 छूं 72। तो x बराबर 72 ऋण 22। तो x बराबर कितना आ गया, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 2 गया 5, x बराबर 50। ये जो है x की वैल्यू आ गई है, तो x का मान आ गया 50। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। प्रथम 6 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 6 संख्याओं का औसत फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम n संख्याओं का औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n n + 1/2। तो कितनी संख्याओं का करना है, 6 का। तो 6 धन 1/2, तो हो जाएगा 6 × 7/2। तो 2 3 6 और 3 7 21। 21 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो सम संख्या प्रथम 5 कौन सी होंगी, 2 4 6 8 10। पहली क्या है 2, अंतिम क्या है 10। तो 2 धन 10/2, 12/2, 2 6 12, 6 राइट आंसर हो गया। ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो ये जो है हमारे आज हमने सॉल्व किया क्या, एमपी पुलिस का कांस्टेबल का जो 8 तारीख का फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो हमने सॉल्व किया है। इसके बाद मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स परचेस करते हैं तो उसमें आपको एक कोड डालना है। कौन सा, UC। आपको जो कोड यूज़ करना है वो कोड यूज़ करना है UC5। अब इस कोड में आपको क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो UC5 आपको कोड यूज़ करना है। अब आप ये कहेंगे कि UC5 कोड क्यों यूज़ करें, बहुत सारे अनअकैडमी एजुकेटर हैं वो अपना कोड देते हैं, हम उनका कोड यूज़ क्यों ना करें। तो देखिए UC5 कोड यूज़ करने से आपको क्या होगा, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। यदि 10,000 का कोई कोर्स है तो वो आपको कितने में मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा 9,000 में, ठीक है, 10% डिस्काउंट के साथ। और मुझे जो डिस्काउंट मिलता है यदि आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो मैं अपना डिस्काउंट जो है वो गिव अवे कर दूंगा। मतलब 10% या जितना मुझे सूटेबल लगेगा, तो मिनिमम 10% मैं आपको डिस्काउंट और दे दूंगा। तो ये आपका कितना हो गया, 20%। अब आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, 20%। मतलब 10,000 का एक कोर्स है तो आपको वो लगभग मिल जाएगा 8,000 रुपये में, जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। आप किसी भी एजुकेटर का कोड यूज़ करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। सिंपल प्रोसेस है, आपको क्या करना, कोई भी अनअकैडमी का आप कोर्स खरीदते हैं तो आपको कोड यूज़ करना है UC5 और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको मुझे भेजना है। तो जैसे ही आपका जो है ये अप्रूव हो जाएगा तो मैं आपको 10% जो है वो पर्सनली आपको गिव अवे कर दूंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आगे आपको पता ही है क्या करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। यदि कोई प्रॉब्लम है, कुछ और आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।